वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला को हिंदी में मूलानुपाती सूत्र और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हिंदी में अणुसूत्र कहते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है, अणुसूत्र क्या है, या एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमारा क्या तात्पर्य होता है, ये जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। तो एम्पेरिकल फार्मूला किसको कहते हैं? तो किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला जो उसमें उपस्थित एलिमेंट्स के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को डिफाइन कर दे। क्लियर है? तो किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला, कंपाउंड्स किससे मिलकर बनते हैं? एलिमेंट से, और जो एलिमेंट्स उसमें हैं उनके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस भी फार्मूले से, तो वो फार्मूला क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड में उपस्थित तत्वों के सरलतम अनुपात को जो बता दे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को जो बता दे, वो फार्मूला कौन सा फार्मूला कहलाता है? एम्पेरिकल फार्मूला। मान लीजिए मैंने आपको कहा है एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 था। यदि मैं इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालूं तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला आएगा CH2O। ये CH2O कैसे आया? तो देखिए, जितना कार्बन है जस्ट उसका डबल हाइड्रोजन है और उतना ही ऑक्सीजन है। अब इसे हम निकालेंगे कैसे? तो इसे निकालने के लिए आपके जो भी एलिमेंट हैं उस एलिमेंट के आप नंबर्स ले लीजिए, कितने कितने हैं, और इनका आप 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। आपका देखिए, अब ये क्या हो गया? 2 और 3 एलसीएम हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। उस 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए सबको। तो 6 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, 6 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 6 से डिवाइड किया तो 1 आएगा। इस तरह इसका एम्पेरिकल फार्मूला C6H12O6 का एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2O। इसी तरह मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ CH3COOH का एम्पेरिकल फार्मूला बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो उसमें कार्बन के कितने एटम हैं? 2 एटम। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 4 एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 एटम। एक तरह के एटम्स को आप एक साथ कर लेंगे। क्लियर है? तो अब हमारा नंबर क्या आ गया? 2 4 2, 2 से किया। क्लियर है? अब ये आ गया हमारा उसका एलसीएम जिससे ये सारे डिवाइड होंगे। तो एलसीएम कितना आया? 2। तो जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो इस तरह इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा? CH2O। क्लियर है? देखिए, एम्पेरिकल फार्मूला एक समान होते हुए भी नंबर ऑफ n, जिससे वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिससे डिवाइड करने पर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है, दोनों में डिफरेंट है। क्लियर है? तो ये एम्पेरिकल फार्मूला फिलहाल आप समझिए। वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अभी जब हम न्यूमेरिक करेंगे तो बताऊंगी। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? तो एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का, द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, है ना? उसको हम उसका कौन सा फार्मूला कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये उसका एम्पेरिकल फार्मूला है। अब देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बता रहा है? तो जो एक्चुअल नंबर बता दे किसी भी कंपाउंड का, वो फार्मूला जो उसमें उपस्थित एलिमेंट का रेशियो ना बताकर उनका क्या बता दे? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो इसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 क्या हैं? ऑक्सीजन। तो जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता देगा वो फार्मूला कौन सा फार्मूला कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो सिंपलेस्ट रेशियो बताएगा वो फार्मूला कौन सा फार्मूला कहलाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला। आई होप कि आपको एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो एम्पेरिकल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक्चुअल रेशियो बताता है कि हर कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट किस एक्चुअल रेशियो उनका क्या है, उसमें एक्चुअल नंबर उनका क्या है, कितने कितने वो प्रेजेंट हैं। अब हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड कर सकते हैं। जब भी हमें एम्पेरिकल फार्मूला मालूम है किसी का भी, तो एम्पेरिकल फार्मूला में यदि हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर
फार्मूला में यदि हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर n का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये n कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी जब आप न्यूमेरिक करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इसके न्यूमेरिक्स की ओर बढ़ती हूँ कि इस पर हम न्यूमेरिकल हमें कैसे आते हैं और उसे हम कैसे करते हैं और उसको करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो देखिए एक न्यूमेरिक है, मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 61% है और हमें दिया गया है कि इसमें हाइड्रोजन 11.88% है। साथ ही दिया गया है कि जो कंपाउंड है उसकी वेपर डेंसिटी, वाष्प डेंसिटी कितनी है, 59 है। वाष्प घनत्व बोलते हैं वेपर डेंसिटी को, तो वेपर डेंसिटी कितनी है, 59 है। तो इसका आपको इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों निकालना है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन 61%, हाइड्रोजन 11.88% है। वेपर डेंसिटी या वाष्प घनत्व, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्प घनत्व कितना दिया गया है, 59 दिया गया है। आपको क्या क्या पूछा गया है, तो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आपको कैलकुलेट करने हैं। तो जब भी हमें इस तरह की कुछ संख्याएं मिलती हैं, सबसे पहले हमें इसमें देखिए, जब भी आपको कोई कंपाउंड दिया जाए तो उसमें जितने परसेंट एलिमेंट दिए गए हैं उनका टोटल करके देखिए। अब यदि आप कार्बन कितना परसेंट दिया गया है आपको, परसेंट ऑफ कार्बन दिया गया है 61%, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है 11.88%। यदि आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा 72.88%। ये 100 नहीं है। अब कोई भी कंपाउंड बना होगा तो उसमें जो भी एलिमेंट है उनका कंपोजिशन कितना होगा, 100% होगा। इसलिए जब हमें तीसरा एलिमेंट नहीं दिया जाता है तो हम तीसरे एलिमेंट को हमेशा क्या मानते हैं, ऑक्सीजन, और तीसरा परसेंट ऑफ ऑक्सीजन हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए। परसेंट ऑफ कार्बन दिया था, यदि हमारा 100 टोटल हो रहा है तो ये स्टेप हमें करने की आवश्यकता नहीं है। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, तो 100 माइनस 72.88। जब आप 100 में से 72.88 को माइनस करेंगे तो ये आपको लगभग मिल जाएगा 27.12%। मतलब आपके कंपाउंड में अब तीन चीज़ें हो गई, कार्बन 61%, हाइड्रोजन 11.88% और तीसरा जो हमें एलिमेंट मिल गया वो क्या है, ऑक्सीजन, जो हमारे प्रश्न में नहीं दिया था। इसलिए सबसे पहले टोटल करके देखेंगे कि टोटल 100 हो रहा है या नहीं। तो ये हमने निकाल लिया 27.12%। ये हमारी ऑक्सीजन की परसेंट मात्रा हो गई। वेपर डेंसिटी या वाष्प घनत्व हमें कितना दिया हुआ है, 59। अब इससे हम कैसे इंपेरिकल फार्मूला को निकालते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकालते हैं, ये देखिए। क्वेश्चन क्लियर है सबको। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इंपेरिकल फार्मूले को निकालते हैं, मूलानुपाती सूत्र को, और उसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। इस टेबल में क्या क्या होता है ये देखिए। तो सबसे पहले उस टेबल में हम बताते हैं वो एलिमेंट्स जिनसे मिलकर हमारा कंपाउंड बना है, उन एलिमेंट्स को लिखेंगे। क्लियर है। तो हमारे कंपाउंड में कौन कौन था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। दूसरे वाले ब्लॉक में हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिखेंगे कि वो कितने कितने परसेंट थे। तो परसेंटेज कितना था, ये 61% था, ये 11.88% था, ये 27.12% हमने निकाला था क्योंकि टोटल 100 नहीं हो रहा था। तीसरे वाले में हम इनके एटॉमिक मासेस लिखते हैं। ये हमें पता होने चाहिए, ये हमें याद होने चाहिए। और मैंने जिसमें एटॉमिक मास समझाया है आपको, उस वीडियो में किस किस के मेनली आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए वो मैंने आपको लिखवाया है। तो उस वीडियो को देखिएगा यदि एटॉमिक मासेस याद नहीं है तो तीसरे कॉलम में हम क्या देंगे, एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अब जो थर्ड वाला आता है, इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, या ग्राम एटम बोल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम, हमेशा 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल, है ना। तो 1 ग्राम एटम बोलिए या नंबर ऑफ मोल्स बोलिए, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब मोल्स भी कैसे निकालने हैं, ये मोल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो यदि आपने देखा होगा तो आपको मोल्स पता होंगे। वैसे मैं बताती हूँ, किसी भी सब्सटेंस के वेट को यदि एटॉमिक मास से या एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया जाए तो वो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। यदि वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 61 डिवाइडेड बाई 12, 11.88 डिवाइडेड बाई 1, 27.12 डिवाइडेड बाई 60। अब जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिल जाता है 5.08।
जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो उतना ही रहेगा 11.88 और ये हो जाएगा 1.7। अब देखिए, अब हमें निकालना होता है इनका रेशियो, एटम्स का एटॉमिक रेशियो, कि एटॉमिक रेशियो क्या है, और फिर उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे यदि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें नहीं मिल रहे हैं। तो ये कितना है, इसको निकालने के लिए, एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इन तीनों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट है 5.08, 11.88, 1.7, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है आपका 1.7। तो 1.7 से सबको डिवाइड करेंगे तो 5.08 डिवाइडेड बाय 1.7, 11.88 डिवाइडेड बाय 1.7 और 1.7 डिवाइडेड बाय 1.7। ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये लगभग कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये लगभग आ जाएगा 3। तो ये तो होल नंबर ही है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपलेस्ट रेशियो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो, है ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, कार्बन कितना हो गया, ये हमारा कार्बन था, कार्बन 3, हाइड्रोजन 7 और ऑक्सीजन 1। अब ये इसका कौन सा फॉर्मूला हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला। क्यों, क्योंकि ये हमें सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ये, है ना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। तो इसने हमें क्या बताया, तो इससे हमें पता चला कि कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला, मैं EF लिख रही हूँ लेकिन आप पूरा लिखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड कितना आ गया, C3H7O। इतना क्लियर है। सबसे पहले हमें एम्पेरिकल फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए हम ये टेबल बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें क्या करते हैं, जो हमने मिला है, सबसे पहले एलिमेंट्स जिनसे वो मिलकर बना है उनका कितना परसेंट था, एटॉमिक मास क्या था, परसेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। जो सिंपलेस्ट रेशियो आया है, जो सबसे छोटा नंबर आया है, उसको एटॉमिक रेशियो को चेंज करने के लिए उस नंबर का सब में भाग दिया, हमें जो रेशियो मिला। यदि ये सिंपलेस्ट नहीं है तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, यदि ये फ्रैक्शन में होता तो हमें, जैसे मान लीजिए हमें फ्रैक्शन में मिलता 4/3, तो हम इसे यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होल नंबर में चेंज हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट रेशियो आपका हमेशा किस में होना चाहिए, होल नंबर में। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। तो यदि ऐसा 4/3 या 2/3 या 2/7 जो भी आएगा, तो और जितने से आप एक को मल्टीप्लाई करेंगे उतने से फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हमारा कौन सा फार्मूला आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला। अब कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के बाद हम इसका एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल मास निकालते हैं कि जो हमें एम्पेरिकल फार्मूला मिला है उस एम्पेरिकल फार्मूला का मास कितना है। तो मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। अब देखिए, जितने कार्बन थे, एक कार्बन का वेट 12 था, नंबर ऑफ कार्बन 3, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 12। नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 7, वेट कितना था 1, प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, वेट 16। जब आप इसे टोटल करेंगे तो टोटल करने पर यह आपका आ जाएगा 159, 36 ये आया, 7 ये आया और 16 ये हुआ, तो ये 59 आ गया। क्लियर है, ये आपका कौन सा मास हो गया, एम्पेरिकल मास। ठीक है, मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास, यदि हमें मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला पता हो तो हम मॉलिक्यूलर मास उसके एटॉमिक मास को जोड़कर निकालते हैं। ये भी वीडियो पहले दिखाया है मैंने कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी लेकिन हमें यहाँ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तो पता ही नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो इसे हम कैसे निकालते हैं, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी दी गई थी हमें यहाँ क्वेश्चन में 59, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 59 इज इक्वल टू 118। ये आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया, ये आपका एम्पेरिकल फार्मूले का मास आ गया। क्लियर है, मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ n, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इंटू इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये मैंने पहले ही बताया था। तो अब हमें ये नंबर ऑफ n निकालना है। नंबर ऑफ n के लिए जो आपका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर है। तो मॉलिक्यूलर मास हमें कितना मिला, अभी मैंने निकाला, ये देखिए यहाँ पर कितना निकला था 118। मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी से, है ना। तो ये कितना आया 118 डिवाइडेड बाय 59। अब जब आप 59 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, n की वैल्यू आ गई 2। अब हमें एम्पेरिकल फार्मूला पता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू C3H7O।
जब 2 का मल्टीप्लाई होगा सब में तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14O2, ये आपका किसका फार्मूला आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम बताता है। तो इसके लिए हम और एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर है? इसके लिए सबसे पहले हमें जो भी परसेंट दिया है उसे टोटल करके देखना है कि 100 है या नहीं। यदि 100 है तो इट्स ओके, नहीं है तो आप जितने भी आपको एलिमेंट दिए गए हैं उनके टोटल को 100 में से माइनस करेंगे। तो आपका ये कार्बन हाइड्रो सबसे पहले एलिमेंट परसेंट एटॉमिक मास, परसेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, वी गेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के बाद हमें क्या निकालना है, एटॉमिक रेशियो निकालना है। एटॉमिक रेशियो के लिए जो सबसे छोटा नंबर है उससे सारे नंबर्स को डिवाइड करेंगे और हमें जो नंबर मिलेगा उससे सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करेंगे। अभी तो ये सिंपलेस्ट है तो इट्स ओके, नहीं होता तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर द्वारा इसे सिंपलेस्ट में चेंज करते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी बताया था कि 4/3 आया है, यदि तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो होल नंबर फुल मिल जाएगा। ये सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में होना चाहिए। तो ये जो आपका मिल गया C3H7O1, ये आपका कौन सा फार्मूला हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला के मास को निकाल लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर करके 36, 7, 16 जोड़ा तो हमारा कितना आ गया, 59। फिर 59 निकालने के बाद हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया गया था तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी की, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी करने से 118 आया। 118 डिवाइडेड बाय 59 किया तो नंबर ऑफ n निकल आया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला n निकल आया। मॉलिक्यूलर मास और उसमें रिलेशन क्या है, तो MF इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया C6H14O2। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो इसके जितने भी न्यूमेरिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और सिर्फ दिमाग में रखिए एम्पेरिकल फार्मूला मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट in a compound, और a molecular formula मतलब actual number of the atoms in a compound. Okay students.